2024 जो हमारे लिए काफी अच्छा साल रहा, लेकिन आखिरी क्वार्टर में कुछ दिक्कतें आई बाजार को, और खासतौर से आखिरी के 2 से ढाई महीने थोड़े पेनफुल रहे। ट्रम्प 2.0, ग्लोबलाइजेशन, FIS सेलिंग, बहुत कुछ है डिस्कस करने को, और 2025 के लिए आउटलुक कैसा रहेगा, इन सब पर बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ भारतीय मार्केट्स के एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज वल्लभ भंसाली से, जो न सिर्फ बाजार की नब्ज समझते हैं, बल्कि एक से एक बढ़कर वेल्थ क्रिएशन आइडियाज भी इन्होंने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट करियर में जोड़े हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मूड माहौल कैसा है। वल्लभ जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और काफी चीजें थी, 2025 का आउटलुक डिस्कस करना था आपसे। CNBC आवाज की 20वीं सालगिरह भी आ रही है, तो सोचा क्यों ना चलकर आपसे एक बार बात की जाए। थैंक यू सो मच आज हमारे चैनल सालगिरह के लिए एडवांस के अंदर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामना। दूसरी बात 2025 की रही, तो मैंने तो एक काल के प्रभाव को देखा है, एक क्वार्टर एक साल को नहीं देखा है, क्योंकि मेरी जर्नी 1984 से शुरू हुई। 1985 में राजीव गांधी ने पहली बार 2020 का विजन जनता के सामने रखा, और मैं भी कुछ उसी बैकग्राउंड से आ रहा था। तो ये विजन लेड ग्रोथ जो होता है वो क्वार्टर से आगे पीछे नहीं होता। तो आज हमें 2025 को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। 2025 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया के 2-3 शक्तियां एक नए विजन के साथ उमड़ी है, उठी है। तो मैं मिडिल ईस्ट से शुरू करूं, तो मिडिल ईस्ट ने अपनी परिभाषा एक चेंज की। आपने देखा होगा कई साल कि इजराइल और सऊदी अरेबिया और कुछ देशों ने ऐसे 2 अलग अलग करार किए, एक में बहरीन था, एक में कोई दूसरे देश थे। तो वो चाहते हैं कि अब हमारा जो मेडिवल इतिहास था उससे हम हटकर हमें एक लोगों के लिए नया कुछ करना है। रशिया जो बहुत साल से साइलेंट बैठा हुआ था, रशिया ने पिछले 4-5 साल के अंदर अपना इतिहास बदलने की कोशिश की कि क्राइमिया को पहले उन्होंने वापस लिया, इसके बाद यूक्रेन से लड़ाई हुई। वैसे ही यूरोप एक दर्दनाक हिस्सा विश्व का बन गया है कि यूरोप बैठे बैठे पिट गया, उसे पता भी नहीं चला। वहां चाइना की लड़ाई अमेरिका से, या एक संघर्ष 2015 से शुरू हो गया था, जब ओबामा ने पहली बार इसकी बात की, फिर ट्रंप साहब आए, और आज लेकिन चाइना ने उसके रिस्पॉन्स में क्या कुछ करके दिखाया है, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी कालखंड में भारत का हुआ। 2015 में US चाइना की बात शुरुआत हुई, और 2014 में भारत अपने एक इतिहास बनाने में लगा है। अमेरिका उस तरफ चाइना को देखते हुए, रशिया को देखते हुए अब अपने एक नया इतिहास का सृजन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद, दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद में पहली बार मैं देखता हूं तो दुनिया के अंदर इतने लोग अपनी परिभाषा, अपने भविष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो भारत का आउटलुक है, इस समय केवल भारत में जो कुछ हो रहा है उससे इतना प्रभावित नहीं होगा, वो बाहर के फैक्टर से भी बहुत प्रभावित होगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा आपके हिसाब से जियोपॉलिटिक्स आगे जाते हुए? ये साल तो जब तक ये क्योंकि अब नया नेता आया है ट्रंप, हाँ, तो और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आज भी बना हुआ है, बिल्कुल। तो वो ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ। आज के हालात में हमें लगता है कि ट्रंप साहब हैं, भारत के मित्र बन के काम करेंगे, उसके कई कारण हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि चीन की शक्ति को, चीन की महाशक्ति को लोग हमेशा ठीक से नहीं उसका आकलन करते हैं। मैं चीन को महाशक्ति समझता हूं। मेरे ख्याल से चीन अमेरिका से ऑलरेडी अधिकांश क्षेत्र में आगे निकल चुका है। पश्चिम को इसे एक्सेप्ट करना, हम समझ सकते हैं, मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि जब तक वो तैयारी नहीं कर ले कि हम कैसे इसको सकेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे, तब तक वो उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत तो ये हो चुकी है। तो ये जो समस्या है, और ये अब वो युद्ध के रूप में परिणत होती है या और कोई रूप में परिणत होती है, तो ट्रंप साहब देखेंगे कि चाइना को इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। तो 1989 के अंदर बीटिंग की बात नहीं थी, लेकिन यूजिंग की बात थी। तो किसिंजर साहब ने तियाननमेन का जो एक बड़ा मुद्दा बनाए रखा था, वो तियाननमेन को तो मारो गोली
और चीन के अंदर सस्ता लेबर है, बड़ा मार्केट है, जाके चीन को हम उसका पूरा शोषण करते हैं। चीन उसमें से बना, तो ट्रंप साहब अभी चीन के साथ क्या कर लेंगे, एक जरूर प्रश्न चिन्ह है। वो जितनी लड़ाई की बात करते हैं कि उतनी लड़ाई बनी रहेगी, हमें जरूर उसके प्रति शंकास्पद होना चाहिए। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है फिर, ये जो चाइना यूएस समीकरण जिस तरीके से बैठेंगे उसमें इंडिया नेट बेनिफिशियरी होगा या फिर इंडिया के ऊपर थोड़ा सा संकट का भी, क्राइसिस का भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा? फिर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इररिस्पेक्टिव भारत के ऊपर कुछ संकट के बादल हैं, हमें उन्हें कैसे देखना चाहिए कि भारत के लिए तो मैं हमेशा बुलिश था और बुलिश रहूंगा, फिर भी उस बुलिशनेस को जिस रफ्तार से आगे बढ़ाया जा सकता है, जब मैं संकट की बात करता हूं तो उस परिप्रेक्ष्य में संकट की बात करता हूं। और वो यह है कि हम, प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2 साल पहले एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि हम गुलामी के सब चिन्हों को हटाएंगे। तो उनकी वेदना मैं समझ सकता हूं। और उस समय खास बातें ये हुई कि हमारा जो सिविल कोड था, क्रिमिनल कोड था, और इस किस्म के कानून ब्रिटिश जमाने के थे, वो बहुत सारे उन्होंने हटाए। लेकिन उसके अलावा अंग्रेजी भाषा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारा टेक्नोलॉजी कॉलोनाइजेशन, आज टेक्नोलॉजी कॉलोनाइजेशन जहां मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न आता है वो सारी चीन से आती है, क्योंकि पश्चिम वाले तो हमको टेक्नोलॉजी देते नहीं, मशीनें जल्दी से देते नहीं। चीन सस्ती देता है और खुले रूप से आपको दे देता है। तो जो व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर, उसके पास चॉइस ही नहीं है कि वो ये सब इक्विपमेंट चाइना से लाता है। अमेरिका के अंदर भी ये हाल है कि जो बिजनेसमैन है वो बोले ये सस्ता मिलता है, मेरा कॉम्पिटिटर ले आएगा तो मैं तो ऐसे ही मार खा जाऊंगा, तो वो चीन को नहीं बुला सकते हैं। तो भारत के सामने हमारा ये जो टेक्नोलॉजी में आज हम, चाहे हमारे सोशल मीडिया हैं, चाहे हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, वो सारा अमेरिकन कॉलोनाइजेशन है। दूसरी तरफ जहां तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर है, उसके अंदर चीन का बड़ा एक प्रभुत्व है, तो वो मैं उसको कॉलोनाइजेशन ही गिनता हूं। जब चीन और अमेरिका एक दूसरे को अपना मार्केट नहीं देंगे, वो दोनों ही बड़ा मार्केट ढूंढेंगे और भारत वो सबसे बड़ा मार्केट है। तो भारत को किस तरह इसके अपने क्लाउड में रखा जाए, ये दोनों देश कोशिश करेंगे। तो भारत को इससे जागना पड़ेगा। तो ये बात तो निश्चित है कि चीन से संघर्ष तो बना रहेगा, उसके अंदर भारत की बड़ी भूमिका है। जो क्वाड है, मैं समझता हूं कि वो क्वाड फिर से जागेगा। ओके सर, आपने बात की थी जो राजीव गांधी का विजन था, आजकल बात होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन की, अमृतकाल की, 2047 की प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि शायद 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाया जाए। तो इस चीज की कितनी संभावना है कि, और क्या आपको दिखता है कि हम उस तरफ बढ़ पाएंगे, स्पेशली इस करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? देखिए, सरकार ने फरवरी के अंदर, गए फरवरी में 1 लाख करोड़ फंड का अनाउंसमेंट किया है। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ फंड बना रहेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा उनके मन का संकल्प है। और ये है हमारे इनोवेशन के लिए। तो इनोवेशन शब्द पिछले 1 साल के अंदर बहुत पॉपुलर हो चुका है। अगर हम इस इनोवेशन को सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ाएंगे तो कई बात तो एक संकल्प से शुरू होती है, कल्पना से शुरू होती है, कल्पना से संकल्प बनता है, संकल्प से सुविधाएं बनेगी, स्कीम बनेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कितना बढ़ता है उस पर देखने की बात है। दूसरा, हमारे देश के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 46 है। हमारी इकोनॉमी की साइज हम पीपीपी पे नंबर 3 गिनते हैं, कुछ सालों में नंबर 3 वाकई भी हो जाएगी। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ये विसंगति है। इस विसंगति की पीड़ा कितनी है कितने लोगों को। बिल्कुल। तो हमारे यहां देश के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति है। यही देश है जो अपने पासपोर्ट का रिफॉर्म ऐसे कर लेता है। कल्पनातीत पासपोर्ट का रिफॉर्म हुआ, कल्पनातीत पेमेंट का रिफॉर्म हुआ, कल्पनातीत वैक्सीन के सर्टिफिकेशन का रिफॉर्म हुआ, वैक्सीन डिसेमिनेशन का रिफॉर्म। तो कुछ बातें हैं, अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा उसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनता को सोचने के लिए कहूंगा कि कौन सी बातें रिफॉर्म होती है और कौन सी बातें रिफॉर्म नहीं होती है। तो क्यों हमारा लैंड रिफॉर्म नहीं होता, क्यों हमारे जीएसटी के अंदर आज जो जीएसटी की प्रतिभा दिखती थी, प्रॉमिस दिखता था, आज उसके अंदर
काफी लोगों को दिक्कतें आने इतना लगी। कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर भी, खास तौर से इतने सब। तो कि ये कंफ्यूजन कौन पैदा करता है? हाँ। तो हमारा एक जो काउंटर सिस्टम है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है अनुज, और वो दुर्भाग्य ये है कि ये देश जो इतना प्रतिभाशाली एंटरप्राइजिंग देश था, उसके अंदर एक रेंट सीकर का क्लास बहुत बड़ा बन गया है। तो रेंट सीकर कौन होता है? कि उसके पास जो टुकड़ा है वो खुद एक्सप्लॉइट नहीं करता, लेकिन उस पर आने जाने वाले से वो रेंट लेना चाहता है। तो ये दुर्भाग्य है। हम देखते हैं कि जिनको हम नेता बोलते हैं, जो हमारा सरकारी नौकर है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, सब जन अपनी परिस्थिति के अंदर कुछ समर्थ पाने के बाद में वो दूसरों को आना नहीं देता, या उसका रेंट सीकिंग करता है कि डिसप्रोपोर्शनेट मैं उससे कमा लूं। और हमारी क्लासिक स्टोरी थी, बीएससी एनएससी की वो स्टोरी थी। बीएससी जब रेंट सीकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया तो बीएससी को एनएससी ने पछाड़ दिया। तो ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। मैं तो बीएससी का भक्त हूं, बीएससी के अंदर था, लेकिन मैंने इस पीड़ादायक घटना को होते देखा कि लोग नहीं समझ पाते कि हम किस तरह रेंट सीकिंग हो गए। रेंट सीकिंग आदमी इनोवेटर नहीं होता, इंक्लूसिव नहीं होता, नए आइडिया से वंचित रह जाता है। तो हमारे देश की ये जो प्रतिभा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास जो सत्ता है वो उसको पकड़ के रखना चाहता है, चेंज नहीं होने देता। तो ये हमारा ये जो भय है 2047 अगर होना है तो उसके लिए ये दो बातें बहुत जरूरी है। एक, इनोवेशन को, उसका पूरा एक इकोसिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा कि हम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जो रिसर्च करनी है, जो चीन ने की 2015 में जागा हुआ जो काम 15 साल में होता है, उन्होंने 5-7 साल के अंदर करके आज क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चिप मेकिंग में, न जाने कितने क्षेत्रों में उन्होंने इतना रात दिन काम करके उस इनोवेशन साइकिल को उन्होंने क्रश किया है। हमारा तो बहुत दूर है। और दूसरी बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारे जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनका सपना होना चाहिए कि क्या हमारा हर डिपार्टमेंट पासपोर्ट वाला सिस्टम नहीं बन सकता, यूपीआई वाला सिस्टम नहीं बन सकता। अगर वो जागते हैं, उनके मन में अगर देश प्रेम जागता है, और उसके बिना ये नहीं होने वाला। मैं कहता हूं अनुज कि जब तक वो लोग रेंट सीकिंग में रहेंगे, अपना पावर में रहेंगे, हमारे यहाँ 70,000 कंप्लायंसेस, इस बड़ी कंपनियों को इतने कंप्लायंस का सामना करना पड़ता है। हम कहां से बड़ी शक्ति बनेंगे? नहीं बन सकते। बहुत से आपका दर्द झलक रहा है। वैसे खैर अब बीएससी ने कमबैक किया है। ऑन अ साइड नोट, आपने कहा कि आप बीएससी के भक्त नहीं, रहे तो हैं। ये तो सिद्धांत की बात है। हाँ। जहां जहां हम इनोवेटिव होते जाएंगे, हाँ। हमने वो रेंट सीकिंग को छोड़ के इनोवेशन का पाथ अपना लिया, तो कोई कहीं भी निकल सकता है। बीएससी कल इनोवेशन से बात केवल उस समय की है, उस कालखंड की है जब हम इनवर्ड लुकिंग रेंट सीकिंग हो गए थे कि जब हमारा ब्रोकर का एक लिमिटेशन था, हमारा ब्रोकर के कार्ड की वैल्यू 5 करोड़ हो गई थी, हम उससे बड़े प्रसन्न हो गए थे। तो भारत जब तक ये छोटी चीजों से प्रसन्न रहेगा, हम बड़ी चीजें मिस कर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से 1 लाख करोड़ फंड बना के उनका जो सपना है उसके बारे में बात कही, लेकिन उसे आगे बढ़ाना है, हमारे लिए नया है। उसके लिए हम कहते हैं कि पूरा देश एक साथ चले। हमारे यहाँ कई टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट में विभाजन हो जाता है, उसके अंदर जहां कोएलिशन सरकार है वहां फिर विभाजन हो जाता है, मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी में विभाजन हो जाता है। तो कई ये विभाजन को छोड़ के हम सब कहें कि देखो, एक तरफ चीन जाग रहा है, एक तरफ अमेरिका जाग रहा है, यूरोप भी जागेगा ही, हम सोए हुए नहीं रह सकते। हमने पुराना तरीका को हमें उठा के समंदर में फेंक देना है। हम सब मिलके करेंगे। भारत को, भारत नंबर 1 देश बनने से उसे कोई नहीं रोक सकेगा। 25-30 साल की बात है, अगर सब जन मिलके काम करेंगे। बिल्कुल। पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ बदला है भारत में। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद से, उसके बाद से जो सबसे बड़ा चेंज रहा वो था आईटी सेक्टर, और जिसने जिस तरीके से ग्रो किया और काफी उसने मार्केट को लीड भी किया। अगले 20 से 30 साल में या अगले 10 से 15 साल में आप किन सेक्टर्स को एज लीडर्स एमर्ज होता हुआ देखते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ जो साइंस लेड चीजें हैं उस सब के अंदर बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। साइंस लेड। ओके। तो भले ही आज हम पीछे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम पूरा बनेगा, अधूरा बनेगा, लेकिन यहाँ पे काम होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ ड्रोन्स हैं कि स्पेस है, इसके अंदर एक अर्ली प्रॉमिस हमको दिखी है।
और इतने नए बच्चे इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं, और सरकार भी मुझे लगता है कि इसके आगे पीछे इनको ठीक से सपोर्ट करेगी। दूसरा है हमारा जो पुराना, हमारी जो सर्विसेज थी, एजुकेशन और हेल्थ, ये हम चाहते हैं उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो लेकिन वो भी आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये तीनों चीजें हैं, दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है, और आगे पीछे अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर आएंगे। जैसे एक जेट एयरवेज आया, जेट एयरवेज ने हमारे एयरलाइंस का रिवोल्यूशन कर दिया, इसके बाद में इंडिगो आ गया। तो आज हम एक संभावना, लोग कहते हैं कि इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने मॉडल को इतना अच्छे से क्रैक किया। तो खाली इसकी राह देखने की बात है कि 1, 2, 3 जन आएंगे जो योग और आयुर्वेद और इसको लेके एक मेडिकल सिस्टम करेंगे। दूसरा, इस सरकार ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया, वो है मेडिकल कॉलेजेस का प्रोलिफरेशन। तो आज हम इतने डॉक्टर बना रहे हैं कि जो 10 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दुनिया में इसकी बड़ी शॉर्टेज है। तो वो ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल मेडिसिन है और जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी मेडिसिन है, दोनों के अंदर हमारे लिए बड़ा उसका स्कोप है। तीसरा, एजुकेशन, क्योंकि मैं उस एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, फ्लेम यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशन से। तो वो जो आज हम 70-80 बिलियन डॉलर हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में अलग अलग देशों में जाके खर्च कर देते हैं एजुकेशन के नाम पर, वो भी मुझे लगता है कि धारा पलटेगी। तो वो भी, उसके अंदर भी एक बड़ी क्रांति की संभावना है। तो क्योंकि हमारे पास पुराना ज्ञान है, हमारे पास अच्छे टीचर हैं, तो कुछ उल्टा प्रभाव चाहिए। वैसा तो नहीं जैसे चीन ने कर लिया कि अपने सारे टैलेंटेड लोगों को खींच लिया उसने वापस। हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10-20% भी हम अगर उसे कर पाएंगे, और वो मुझे लगता होगा, क्योंकि उन देशों के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलते, तो उस कई कारणों से भारत माता का भाग्य जाग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अच्छा वल्लभ जी, अब बात करते हैं थोड़ा स्टॉक मार्केट की। जो पिछले साल हमारे लिए पेन पॉइंट रहा, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी खराब रही, खासतौर से पिछला क्वार्टर काफी खराब रहा, और दूसरा लगातार एफआई की सेलिंग काफी रही हमारी मार्केट में। आपने तो फेज देखा जिसमें एफआईज ने भर भर कर इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीदे थे, और काफी कंपनियां थी जिनमें मेजॉरिटी ओनरशिप एफआईआईज की है। तो ये दोनों चीजों में हम कहाँ इस साल पिछड़ गए, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ में और एक ये एफआईआईज को अट्रैक्ट करने में? तो हम देखें कि पोस्ट कोविड इंडिया हैज बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। तो उसके अंदर कहीं तो करेक्शन आएगा ना, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं तो ये जो लगातार कश्मकश चलती रहती है, टग ऑफ वॉर चलता रहता है बिटवीन रिटेल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन सबके टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो कभी कौन जीतता है, कभी कौन जीतता है। और हमने तो ये देखा है 1991 से कि जब जब वहां सेलिंग आती है तो हम लोग बड़े घबरा जाते हैं। दिल्ली वाले पूछने लगते हैं, अरे इनको तो बंद कर दो, टोबिन टैक्स लगा दो, न जाने क्या कर लो। अरे भाई, जो कमाएगा वही तो वापस आएगा। ये तो सब पैसा वापस आने ही वाला है, मुझे कोई डाउट नहीं लगता। अच्छा। ये सब जो कमा के ले जाएंगे, एक ह्युंदाई पैसा ले जाएगा, 10 ह्युंदाई यहां आएंगे, यहां एग्जिट है। प्राइवेट इक्विटी वाले इतने स्ट्रगल करते रहे, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट होने लग गए, आज हमारा प्राइवेट इक्विटी, हर दुनिया की प्राइवेट इक्विटी फर्म इंडिया में आना चाहती है। तो यहाँ एंटरप्राइज भी उतना ही बढ़ेगा, और ये तो पैसा आने वाला है। आई थिंक इस करेक्शन के सिवाय इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। दूसरा ये है कि इलेक्शन ईयर था हमारा, 3 बड़ी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, तो जो एक्सपेंडिचर साइकिल था वो काफी चेंज हो गया। दूसरा, बेस इफेक्ट भी था। कोविड के बाद में जो 22-23 था वो बहुत अच्छा ईयर था, फर्स्ट बिग ईयर। 23-24 में भी हमारी गाड़ी अच्छी, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह मिला के। तो आई थिंक उसका एक करेक्शन मात्र है। ये क्वार्टर भी लोगों को, तो हम इतना क्वार्टर ऑब्सेस्ड हो गए। जैसे मैंने कहा, मैं तो प्रवाह देखता हूं, उस प्रवाह में मेरे को इतना सा कोई शुभ, कोई संदेह नहीं लगता कि ये तो सब गाड़ी पर। तो आपको लग रहा है ये जो एफआई की सेलिंग है, ये थोड़ा सा एक बस टेम्परेरी फेज है, ये पैसा वापस आएगा मार्केट में? 100% आएगा। और इवन जो अर्निंग्स ग्रोथ है, ये भी एक बिकॉज एक वन ऑफ फैक्टर्स थे। स्टैटिस्टिकल भी होता है, बेस बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्रस्ट। इकोनॉमिक जब इतना सारा वेल्थ क्रिएशन हुआ, तो उसके अंदर भी इनइक्वालिटी थी, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है।
तो सरकार की स्कीम है, चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे, हम यूबीआई के नजदीक जा रहे हैं, हम पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो एडजस्टमेंट पीरियड, परचेजिंग साइकिल होगा। हमारे मॉनसून बहुत सुपर हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इंटरेस्ट रेट भी, वी आर वंडरिंग वेदर वी हाई बिहाइंड द साइकिल, बिहाइंड द कर्व और अहेड ऑफ द कर्व एटसेट्रा। तो मुझे तो कोई 1-2 क्वार्टर की स्टोरी है, वो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। कहाँ 2047 की बात करें और 1-2 क्वार्टर की बात करें, कोई नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब जी एक्चुअली ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जो अर्निंग्स अगर आप देखें पिछले 2-3 क्वार्टर की, सबसे ज्यादा डेंट वहां पड़ा जो सबसे आइकॉनिक कंपनीज रही हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या कुछ इवन बड़ी ऑटो कंपनियां हैं फॉर एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं ये कोई सिस्टमिक स्लो डाउन तो नहीं है, ये इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। नहीं, आप नए विनर्स देखिए ना, नए विनर्स आ रहे हैं ना, तो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं। आप आईपीओ देखिए, रोज आता है कि भाई ऐसा तो रिकॉर्ड अर्निंग पीई वाले को हो रही है। तो ये जो नया सेक्टर आ रहा है, जब मैंने शुरू किया था 1980 के अंदर, तो सेंचुरी चलता था और एसीसी, ये 2 शेयर चलते थे, हिंदुस्तान मोटर चलता था, बिरला जूट चलता था। ये तो नए खिलाड़ी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, तो पुराने जाएंगे, नए आएंगे। जहां इनोवेशन ज्यादा जोर से हो रहा है वो कंपनी आएंगी। आज जोमेटो का वैल्यूएशन देखिए ना। तो आई थिंक ये तो खाली रोटेशन है, हमें बिल्कुल भी इसमें घबराहट की बात नहीं है। वी हैव टू रिकग्नाइज कि दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, तो जहां जहां इनोवेशन स्ट्रांग है वहां वहां जीत होगी। स्विगी का छोटा सा इनोवेशन था, कहां पहुंच गई। बिल्कुल। तो ये जो न्यू एज कंपनियों की आपने बात की, जोमेटो आज 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्लस है, ये आपको लगता है दीज आर हेयर टू स्टे और ये आगे जाके बड़े सेक्टर्स यही बनने वाले, ये चैलेंज करेंगे इनकम्बेंट्स को? ये इनकम्बेंट्स को तो चैलेंज, ये तो जितना जितना नया होगा वो इनकम्बेंट के तो उनकी मियाद छोटी होती ही जाएगी। Okay. तो जैसे एनवीडिया गूगल से आगे निकल गया, तो क्योंकि उसका इनोवेशन था कि भैया मैं चिप में, प्लेटफॉर्म इज ऑन द चिप नाउ। तो ये बातें तो होती रहेगी। जोमेटो लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस, बट नो वन इज हियर टू स्टे फॉर एवर। तो आई थिंक इट इज समथिंग टू बी वेलकम बिग टाइम, कि नए बच्चे तभी आएंगे आगे निकल के जब उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो ये युग बदल गया। आपने आईपीओ मार्केट की बात की, आपके हिसाब से जो आईपीओ मार्केट में जिस तरीके की डिमांड आ रही है, कहीं ना कहीं इस प्राइमरी मार्केट में कुछ बबल है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम? 2 बातें हो रही है। कुछ तो बबल मार्केट का स्वभाव है, बन जाता है, कई कारणों से बन जाता है। दूसरा ये है कि रिटेल इज हियर टू स्टे। तो ये जो एस्पिरेशन है हमारे मिडिल क्लास, हमारे मफसल एरियाज के अंदर कि हमें शेयर मार्केट में जाना है, यहाँ कमाई होती है, आएगा। हर नया वर्ग आता है, थोड़ा कमाता है, फिर मार खाता है, फिर थोड़ा पुराना हो जाता है, फिर वो सीख जाता है, फिर नया वर्ग आता है। तो अभी भी हमारा पेनिट्रेशन एक साथ बढ़ा है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी वे बिहाइंड। अमेरिका का देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं अभी। तो ये तो पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। जो हाई वैल्यूएशन है वो तो किसी के प्रमोटर को छोड़ के किसी के लिए अच्छे नहीं होते। तो अभी हाई वैल्यूएशन तो मार्केट के अंदर है, लेकिन एपेटाइट इतनी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ का रिटेल मार्केट तो अगले 25 साल 30 साल तक चलेगा। ओके। क्योंकि कई सैकड़ों साल बाद एवरेज आदमी के जेब में अब पैसा आ रहा है। ये यूबीआई की भी बड़ी मदद है, फ्री फूड की भी मदद है, और सरकार ज्यादा ये डीबीटी की वजह से उनको वो फायदा पहुंच रहा है। तो वल्लभ जी, फिर इन दैट केस, सिंस आपने बोला कि रिटेल इज हेयर टू स्टे और रिटेल काफी पैसा डाल रहा है इस मार्केट में, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इस मार्केट में अगर पैसा आया तो वो रिटेल का ही आया है। तो और रिटेल थोड़ा पिछले 4 साल में शायद थोड़ा स्वे हो गया होगा, क्योंकि पिछले 4 साल में मार्केट ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं और उन्होंने शायद बेयर मार्केट देखी नहीं है। तो आपका उनको क्या संदेश होगा, क्या एक्सपेक्ट करें इस मार्केट से इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग, और किस तरीके के रिटर्न्स के लिए तैयार रहे? चाहे आप कुछ भी हो, व्हेन आई से रिटेल इज हियर टू स्टे इज लाइक मार्केट्स आर हियर टू स्टे। 91 में तो वो भी बिलीफ लोगों को नहीं होता था, क्योंकि थोड़ा बीच में साल 1.5 साल पीरियड खराब आया तो लोग मार्केट को राइट ऑफ करने लग गए थे। तो ये रिटेल के लिए भी परीक्षा होगी, कहीं ना कहीं करेक्शन आएंगे, कुछ गलत कंपनियां भी, गलत वैल्यूएशन भी हुए। तो आपको हमेशा ही मार्केट तो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट ज्ञान से ही आप उसमें सुरक्षित रह सकते हो। ये टेक्निकल फ्लोज, इससे आप सुरक्षित नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये तो आज है कल नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का तो फार्मूला यही है कि आप अपना सही भाव सही समय पे आप शेयर खरीदोगे तो ही कमाओगे।
एक ही शेयर को आपने गलत समय गलत भाव में खरीदा, आपको 10 साल तक रिटर्न नहीं मिलता, और वही आपने कोविड में शेयर खरीद लिया तो आपको 2 साल में 10 गुना हो जाता है। तो वो तो टाइमिंग और वैल्यूएशन वो तो उनको सीखना ही पड़ेगा। एक बार आप आ गए, कई लोगों की कमाई 30-30, 40-40% करीब करीब हर आईपीओ के अंदर उनको अपटिक मिल रहा है, ये तो सत्य नहीं है, ये तो एक भुलावा है। ये ऐसा हमेशा टिक ही नहीं सकता है, आज तक टिका नहीं है। फिर आखिरी सवाल आपसे, और लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी वल्लभ भंसाली जी, आप इंडिया को लेके नर्वस हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं? सच सच बताइएगा। गिवन जो यूएस चाइना के समीकरण बैठ रहे हैं और आपने कहा कि चाइना ऑलरेडी एक महाशक्ति है और हमारी बॉर्डर कंट्री भी है, तो आप अगले 10 से 20 साल के लिए इंडिया को लेकर नर्वस हैं या काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं? ऑप्टिमिस्ट हूँ, बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, हमेशा जीवन मैंने एक्टिव रूप से जिया है और उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो हमारा भाग्य कभी जैसे कि एक मैं अच्छे घर के अंदर जन्मा हूँ, अच्छी डिग्री मिली है, तो मुझे मेरे भाग्य के प्रति आश्वासन होना एक आसान सी बात है। लेकिन अगर मेरे लक्षण सब खराब है, मेरी आदतें सारी खराब है, तो वो मेरा भाग्य बदल सकता है। तो हमने ये कई बार देखा है कि जब सरकारें सुस्त हो जाती है, सरकारें लक्ष्य हटा देती है, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी बिना प्रोग्रेस के निकल जाते हैं। तो और वैसे ही जैसे पूरा देश अगर नहीं जागता है, तो ये 2047 का सपना पूरा नहीं होगा। तो पूरी संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी भी है, सर्टेनिटी तो मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता। तो ये जो संदेश मैं देने की कोशिश करता हूं कि पूरे देश को जागना होगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस देश के लिए पासपोर्ट का सपना देखना चाहिए, यूपीआई का सपना देखना चाहिए। आज तक क्या डिपार्टमेंट में हो रहा था, इस सब में से वो निकलेंगे तो उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, हम सब के लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। एक आपकी पिक्चर काफी वायरल हो रही है, वो जयपुर जम्बोरी 40, वो आप हु ऑफ इंडियन मार्केट वहां पर थे, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, और अगर उसमें से कुछ हमें भी बता सकें? यही था कि एक मार्केट से जुड़े हुए लोगों ने एक चुपचाप अपने बीच की एक गोष्ठी की, छोटी बड़ी अलग अलग ढंग से होती रहती है, ये थोड़ी बड़ी थी और बड़ा एक नम्रता का भाव था कि वी आर ऑल वेरी लकी टू हैव बीन इन द राइट प्लेस राइट टाइम। सबका एक दूसरे से सीखने का एटीट्यूड था। बाकी तो वो प्राइवेट गैदरिंग थी, तो उसकी ज्यादा बात नहीं हो सकती। हाँ, नहीं, बिल्कुल, वो मैं समझ गया था, उससे ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वल्लभ जी, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें समय दिया और इन सब टॉपिक्स पर बात की। थैंक यू सो मच, और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके देखने वालों को भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।